वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ITI स्टूडेंट के लिए स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट पर, इसका एग्जामिनेशन डेट 25 सितंबर। आप लोगों का हाथ में जस्ट एक दिन का टाइम है। मैं आप लोग को बोला था टोटल 10 मॉडल सेट मैं प्रोवाइड करूंगा आप सभी के लिए, लेकिन अभी तक मैं 8 मॉडल सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हूं और 2 सेट बाकी है। 2 सेट में से और एक सेट नंबर 9 में अभी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो इसमें भी आप लोगों को सेम टू सेम 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आज का क्वेश्चन लेवल थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि ये भी देखना चाहिए इजी लेवल अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आज अगर आप लोग 50 में से 50 अटेम्प्ट कर पाते हैं, मतलब आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि BARC में जब हम एग्जाम दिए थे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। एशियान का बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन 50 में से 46 क्वेश्चन उधर से पूछा गया था। 4 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया था। ओके, तो आज का भी क्वेश्चन वैसे ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग पूरा क्लास देखिए। 2-3 क्वेश्चन ऐसा भी है नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग को रिविजन भी हो जाएगा और आप लोग बता सकते हैं कि एक सजेशन पेपर का हिसाब से आप लोग का काम करेगा। ठीक है, तो बिना किसी लेट करके आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। और चैनल में अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहला नोटिफिकेशन मेरा चैनल से आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज, घनत्व का सूत्र है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे अगर आप लोग को पूछे जाता है इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है केजी होता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब हो जाता है। तो SI सिस्टम में डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, और अगर CGS में पूछता तब हो जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को पूछे जाता है वाटर का डेंसिटी कितना होता है, तो वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ऐसे अगर आप लोग को पूछे जाता है केजी पर मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब में जब भी पूछे जाएगा तो जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद आ जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर का डेंसिटी ये होता है। तो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कब मिलता है? जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा रहता है, तो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी हम लोग को मिलता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिशियन सोल्डर इज, इलेक्ट्रिशियन सोल्डर का संगठन है। तो इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में कंपोजिशन में कितना कितना परसेंटेज लीड और टिन रहता है? सबसे पहला ऑप्शन लीड रहता है 37% और टिन रहता है 63%। ऑप्शन नंबर बी लीड रहता है 50% और टिन रहता है 50%। ऑप्शन नंबर सी लीड रहता है 63% और टिन रहता है 37%। ऑप्शन नंबर डी लीड रहता है 60% और टिन रहता है 40%। तो इलेक्ट्रिशियन सोल्डर जो होता है इसमें लीड रहता है 37% और टिन रहता है 63%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ऐसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिशियन सोल्डर में चिप एलिमेंट कौन सा होता है, तो टिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट सोल्डर इज, सॉफ्ट सोल्डर का संगठन क्या है? ऑप्शन नंबर ए लीड रहता है 37% और टिन रहता है 63%। ऑप्शन नंबर बी लीड रहता है 50% और टिन रहता है 50%। ऑप्शन नंबर सी लीड रहता है 63% और टिन रहता है 37%। ऑप्शन नंबर डी लीड रहता है 60% और टिन रहता है 40%। तो पहले मैं आप लोग को बता दिया हूं इलेक्ट्रिशियन सोल्डर के बारे में। तो अभी सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया सॉफ्ट सोल्डर के बारे में। तो सॉफ्ट सोल्डर में लीड रहता है 37% और टिन रहता है 63%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मीडियम सोल्डर का बात करता तो मीडियम सोल्डर में क्या रहता है? मीडियम सोल्डर में लीड और टिन 50-50% में रहता है। ठीक है, तो इतना ही सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आप लोग को अभी बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टाइप ऑफ फाइल यूज्ड फॉर रफ वर्क इज, रफ कार्यों के लिए प्रोजेक्ट फाइल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल कट फाइल, ऑप्शन नंबर बी डबल कट फाइल, ऑप्शन नंबर सी स्मूथ फाइल, ऑप्शन नंबर डी एनी वन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए स्मूथ फाइल का मतलब हम लोग कभी भी रफ वर्क नहीं करते हैं। तो ऑप्शन
चाहे ए होगा नहीं तो बी होगा। तो इन दोनों में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सिंगल कट फाइल होता है वो सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए यूज होता है, जैसे एल्यूमिनियम रहता है, कॉपर रहता है, ब्रास रहता है, तो ये सब चीज़ को काटने के लिए यूज होता है और इसमें जो फिनिशिंग होता है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग होता है। और डबल कट फाइल का यूज करके हम लोग हार्ड जॉब का ऊपर फाइलिंग करते हैं। कोई भी अगर हार्ड जॉब है तो उसका ऊपर फाइलिंग करने के लिए और मटेरियल को जल्दी जल्दी रिमूव करने के लिए हम लोग डबल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो फाइल जितना जल्दी मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करता है, मतलब वो उतना ही रफ सरफेस फिनिश देता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी मटेरियल को रिमूव कर रहा है, इसलिए सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? रफ वर्क करने के लिए कौन सा फाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डबल कट फाइल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगल कट फाइल का सिंगल कट क्यों नाम है? क्योंकि ये जो फाइल होता है इसमें सिंगल काट ऑफ टीथ रहता है, या बोल सकते वन रो ऑफ टीथ रहता है, ऐसे वन रो ऑफ टीथ रहता है। ओके, ये जो टीथ कटा हुआ रहता है इसका जो फाइल एक्सिस होता है, फाइल एक्सिस का साथ कितना डिग्री एंगल में रहता है? 60 डिग्री एंगल में रहता है। ठीक है, और डबल कट फाइल का क्यों डबल कट फाइल नाम है? क्योंकि इसमें डबल कट रहता है। तो कैसे रहता है? ऐसे एक फाइल होता है, सबसे पहला एक काट होता है, तो ये जो पहला रो ऑफ टीथ होता है इसको क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाता है, ऐसे आप लोग को पूछे जाता है द फर्स्ट रो ऑफ टीथ इज नोन एज, तो पहला जो रो ऑफ टीथ होता है इसको क्या कहते हैं? ओवर कट कहते हैं। ओके, जिसका एंगल कितना डिग्री होता है? 70 डिग्री एंगल होता है। तो ओवर कट कैसे हो जाएगा? आप देख सकते हैं ये जो टीथ जिस एंगल पर कटा है लेड एक्सिस का साथ, इसको ओवर कट कहते हैं, तो 70 डिग्री होता है। ओके, तो ये फर्स्ट रो ऑफ टीथ होता है। तो डबल कट फाइल में क्या होता है? 2-3 रो ऑफ टीथ को छोड़ के इसके बाद इधर से शुरू होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग रो ऑफ टीथ कटा हुआ रहता है। तो ये जो अलग रो ऑफ टीथ होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको आप कट कहते हैं। ये फाइल एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल में रहता है? 51 डिग्री एंगल में रहता है, तो इसको कहते हैं आप कट। ठीक है, तो डबल कट फाइल में जो आप कट होता है उसका एंगल होता है 51 डिग्री और जो ओवर कट होता है उसका एंगल होता है 70 डिग्री। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोग को ऐसे ही पूछे जाता है द फर्स्ट रो ऑफ टीथ इज नोन एज, तो फर्स्ट रो आप देख सकते हैं पहला रो स्टार्ट हुआ है जिसको कहते हैं ओवर कट। अगर पूछता कि द सेकेंड रो ऑफ टीथ इन डबल कट फाइल इज नोन एज, डबल कट फाइल का सेकेंड रो ऑफ टीथ को क्या कहते हैं? तो उसको अप कट कहते हैं, उसका एंगल होता है 51 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चीजेल इज यूजुअली, छेनी का क्रॉस सेक्शन आमतौर पर कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर, ऑप्शन नंबर बी हेक्सागोनल, ऑप्शन नंबर सी ऑक्टागोनल, ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चीजेल होता है इसका आमतौर पर क्रॉस सेक्शन होता है ऑक्टागोनल। ठीक है, तो ऑक्टागोनल इज द राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी हेक्सागोनल भी दिया रहता है। तो ऑप्शन में अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो ऑक्टागोनल राइट आंसर हो जाएगा, अगर एक ही ऑप्शन रहेगा हेक्सागोनल ऑप्शन रहेगा तो हेक्सागोनल तब राइट आंसर हो जाएगा। छेनी किस मेटल से बनता है? HCS से बनता है, हाई कार्बन स्टील से भी बनता है और क्रोम वेनेडियम स्टील से भी बनता है। चीजेल का 3 पार्ट होता है, क्या क्या होता है? सबसे ऊपर में रहता है हेड, उसका बाद होता है बॉडी और नीचे जो पोर्शन होता है उसको पॉइंट या काटिंग एज कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है चीजेल का कौन सा पोर्शन हार्डेंड एंड टेम्पर्ड होता है? तो काटिंग एज या पॉइंट पोर्शन आप बोल सकते हैं, जो हार्डेंड एंड टेम्पर्ड हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चिपिंग ऑपरेशन किसको कहते हैं? कोई भी वर्कपीस से अगर एक्स्ट्रा मटेरियल को हम लोग चीजेल और हैमर की मदद से हटा देते हैं या रिमूव कर देते हैं तो उस ऑपरेशन को चिपिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच पार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन शेपर मशीन, शेपर मशीन में कौन सा भाग मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑल द बिलो ऑप्शन, नीचे दिया गया सभी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी टेबल, ऑप्शन नंबर सी स्पिंडल, ऑप्शन नंबर डी टूलेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्पिंडल शेपर मशीन का पार्ट का अंदर नहीं आता है। टेबल, टूल हेड, क्लैपर बॉक्स, रैम सभी चीज़ आता है शेपर मशीन का पार्ट का अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ड्रिल इज यूज्ड फॉर ब्रास एंड गन मेटल, हिंदी में आप देख सकते हैं गन मेटल और पीतल के लिए किस ड्रिल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ऑप्शन नंबर बी हाई हेलिक्स ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी लो हेलिक्स ड्रिल, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लो हेलिक्स ड्रिल, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा
ब्रास, गन मेटल, फॉस्फोर, ब्रोंज और प्लास्टिक, इन चारों चीज़ के ऊपर अगर ड्रिलिंग करना है तो हेलिक्स एंगल कैसा होना चाहिए, लो हेलिक्स एंगल, या कभी कभी ऑप्शन में स्लो हेलिक्स एंगल भी दिया रहता है। तो आप लोग के इन चारों चीज़ का जानना चाहिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाता है सॉफ्ट मटेरियल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, इसका ऊपर ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग कौन सा हेलिक्स ड्रिल यूज़ करते हैं, क्विक हेलिक्स ड्रिल, या आप बोल सकते हैं हाई हेलिक्स ड्रिल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गए। तो इसमें आपको बोला है गन मेटल और ब्रास का बात की है, इसमें अगर फॉस्फोर, ब्रोंज और प्लास्टिक का भी बात करता है तब भी राइट आंसर हो जाता है लो हेलिक्स ड्रिल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द हैंड हैक्सो ब्लेड इज मेड अप ऑफ, हैंड हैक्सो ब्लेड डैश से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर सी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर डी कास्ट स्टील। तो हैंड हैक्सो ब्लेड किस मटेरियल से बनता है, एक बनता तो एलए से बनता है, लो एलो स्टील से भी बनता है, और हाई स्पीड स्टील मतलब एचएस से भी बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर बोलता है कि हैक्सो ब्लेड का लेंथ हम लोग कैसे लेते हैं, तो हैक्सो ब्लेड का साइज लेते हैं, इसका जो दो पिन होल होता है, पिन होल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है हैक्सो ब्लेड का लेंथ, ठीक है। तो क्या क्या होता है, 250 mm भी होता है और 300 mm भी होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुपर स्मूथ फाइल इज मेंशन्ड बाय, सुपर स्मूथ फाइल का उल्लेख किसका द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एसएस, ऑप्शन नंबर बी डीएस, ऑप्शन नंबर सी एसएस, ऑप्शन नंबर डी एससी। तो सुपर स्मूथ फाइल जो होता है एक ग्रेड का हिसाब से होता है। जैसे हम लोग सबसे पहला ग्रेड को क्या लेते हैं, रफ फाइल होता है, उसका बाद होता है बस्टर्ड फाइल, उसका बाद होता है सेकेंड कट फाइल, उसका बाद होता है स्मूथ फाइल, उसका बाद होता है सुपर स्मूथ फाइल, कभी कभी बुक में डेड स्मूथ फाइल भी बोला जाता है। तो जब सुपर स्मूथ फाइल ऐसे आप लोग को बोल दिया है तो इसको मेंशन करने के लिए हम लोग किस लेटर से उसको मेंशन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसएस, सुपर स्मूथ मतलब होता है एसएस, ठीक है। तो एसएस से हम लोग इसको मेंशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज सुबह जो क्लास मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया था उसमें मैं इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन का हिसाब से बता दिया था, ठीक है। इसमें आपको बोला है हाउ डू यू स्पेसिफाई ए फाइल, आप किसी फाइल को कैसे निर्दिष्ट करते हैं। तो फाइल का स्पेसिफिकेशन कैसा होता है, हम लोग 4 चीज़ से स्पेसिफिकेशन करते हैं। तो क्या क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए लेंथ, ऑप्शन नंबर बी शेप, ऑप्शन नंबर डी बाय ग्रेड एंड काट, काट और ग्रेड का हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल को स्पेसिफिकेशन करते हैं हम लोग लेंथ, शेप, काट और ग्रेड का हिसाब से। लेंथ कितना होता है, 150 होता है या 300 मिलीमीटर होता है, उसका हिसाब से। शेप क्या होता है, ये ट्रायंगुलर शेप होता है या आप बोल सकते हैं जो स्क्वायर फाइल होता है उसका हिसाब से। ग्रेड क्या होता है, सिंगल कट फाइल होता है, स्मूथ फाइल होता है या डेड स्मूथ या रफ फाइल या बस्टर्ड फाइल, उसका हिसाब से। और काट क्या होता है, सिंगल कट, डबल कट, रफ कट, रफ कट या कर्व कट होता है। तो ये सब चारों चीज़ का हिसाब से हम लोग फाइल को स्पेसिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं तनाव को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो स्ट्रेस इजिकल टू क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए फोर्स बटा एरिया, ऑप्शन नंबर बी फोर्स बटा वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इजिकल टू होता है फोर्स बटा एरिया। यूनिट एरिया पर कितना फोर्स होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो प्रेशर का भी सेम टू सेम फॉर्मूला होता है जैसे स्ट्रेस का होता है, ओके। अगर स्ट्रेन का पूछता तो स्ट्रेन इजिकल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, स्ट्रेन का यूनिट हो जाता है चेंज इन लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, और ओरिजिनल लेंथ का भी मीटर यूनिट हो जाता है। तो मीटर मीटर कट जाता है, तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन सा एक मतलब किसका यूनिट नहीं होता है, तो ऑप्शन में दिया रहता है स्ट्रेस, स्ट्रेन या यंग्स मॉड्यूल। तो तब राइट आंसर हो जाता है स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अगर स्ट्रेस का यूनिट का बात करता तो स्ट्रेस का क्या यूनिट हो जाता, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ओके। और एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर यंग्स मॉड्यूल का बात करता तो यंग्स मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉड्यूल इज इक्वल टू हो जाता है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है,
तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो तब क्या हो जाता है, यंग्स मॉड्यूल का भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वही इसका यूनिट हो जाता है। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, तो ये राइट आंसर हो जाता है यंग्स मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 5s स्टैंड्स फॉर, 5s का अर्थ क्या होता है? 5s का मतलब होता है टोटल 5 एस। ठीक है, तो इन पांचों एस का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? 5s इज ए जापानीज मेथोडोलॉजी फॉर वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन। आप बोल सकते हैं कि गुड शॉप फ्लोर मेंटेनेंस करने के लिए वर्कशॉप में हम लोग 5s मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 5s का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, तब लोग पढ़ के देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। ठीक है, तो इन पांचों इसका फुल फॉर्म ए होता है। ऐसे अगर आप लोग को जापानीज में पूछे जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट का जापानीज में क्या हो जाएगा, सेरी, SEIRI, सेरी। अगर सेट का पूछता तो सेट का जापानीज में क्या हो जाता, सेटॉन, SEITON, सेटॉन। अगर साइन का पूछता तो साइन का जापानीज में क्या होता, सेइसो, ACISO। ओके, अगर स्टैंडर्डाइजेशन का पूछता तब क्या हो जाता, सेइकिट्सु, ACIKETSU। ओके, अगर सस्टेन का पूछता, जो लास्ट एस है, सस्टेन का जापानीज में क्या हो जाता, शिट्सुके, SHITSUKE। तो जापानीज में क्या होता है, सेइरी, सेइटोन, सेइसो, सेइकिट्सु, शिट्सुके। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5s जो जापानीज मेथोडोलॉजी होता है, इसमें जो तीसरा एस होता है, या आप लोग को बोल सकते हैं जो आप लोग नॉर्मली इंडिया में जो यूज होता है साइन, तो साइन का जापानीज में क्या अर्थ होता है, तो ये होता है सेइसो। ठीक है, अगर स्टैंडर्डाइजेशन का बात करता तब हो जाता है सेइकिट्सु। तो इनको इंडियन रूप में क्या नाम में जाना जाता है और जापानीज मेथोडोलॉजी में क्या क्या कहते हैं, ये आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा। इंडिया में हम लोग कहते हैं शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, और जापानीज में हम लोग कहते हैं सेइरी, सेइटोन, सेइसो, सेइकिट्सु, शिट्सुके। ठीक है, समझ में आ गए। तो 5s सिस्टम हम लोग क्यों करते हैं, नॉर्मली मैं आप लोग को बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। तो कोई भी सोचो ऐसे एक स्टोर रूम में बहुत सारा चीज, अलग अलग इक्विपमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग चीजें, हैंड टूल, कटिंग टूल सब है जो हम लोग स्टोर रूम में रख दी है। उसका बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं 5s सिस्टम में, 5s सिस्टम का मतलब हम लोग गुड शॉप फ्लोर मेंटेनेंस कर सकते हैं, मतलब जो शॉप फ्लोर मेंटेनेंस होता है उसको अच्छा से हम लोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज जैसे हैंड टूल, कटिंग टूल, मेजरिंग टूल, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो भी है सब एक ही जगह में है। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट करते हैं, मतलब उसको हम लोग छांट देते हैं, तो अलग अलग चीज को हम लोग अलग अलग कर देते हैं। शॉर्ट मतलब अलग अलग कर देना। ओके, इसका बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सेट करते हैं, एक एक जगह में हम लोग रखते हैं। सोचो ऐसे हैंड टूल है, हैंड टूल को इधर, ऐसे सोचो कटिंग टूल है, कटिंग टूल को इधर, ऐसे सोचो मेजरिंग टूल है, मेजरिंग टूल को इधर, तो अगर कोई भी बहुत ज़्यादा प्रिसीजन टूल है इसको इधर, तो ऐसे हम लोग अलग अलग करके सेट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये तो स्टोर रूम में था तो इसमें जंग वगैरह लग सकता है, तो इसको हम लोग साइन करते हैं। तो तीसरा अर्थ क्या, तो साइनिंग करते हैं, उसका ऊपर हम लोग जंग करोसन जो भी लगता है उसको हम लोग हटा देते हैं, साइनिंग करते हैं। इसके बाद उसको हम लोग स्टैंडर्ड करते हैं, कौन स्टैंडर्ड है, ए स्टैंडर्ड, बी स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड नंबर 1 2 ऐसे स्टैंडर्डाइज करते हैं कि हाँ इसको ऐसे जगह में रखना चाहिए, ये प्रिसीजन टूल है, ये टूल रूम पर्पस के लिए यूज होगा, इसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। और सस्टेन मतलब क्या, उसका बाद सब कुछ जब ठीक ठाक हो जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन के बाद उसको वेल मेंटेन करना, या बोल सकते हैं डिसिप्लिन वे से अगर हम लोग उसको मेंटेन करते हैं, हाँ जब लिए हैं उसको हम लोग वही जगह में रख दिए तो इसको हम लोग अच्छा तरीके से यूज करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं सस्टेन। मतलब क्या, डिसिप्लिन वे में सब कुछ यूज करना। ठीक है, तो ये 5s का अर्थ होता है। तो जब भी ऐसे हम लोग अलग अलग चीज को अलग अलग जगह में रख देते, सब कुछ को अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन कर देते, तो इसमें हम लोग को फायदा क्या होता है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है। ओके, तो आप देख सकते बोला है बेनिफिट्स ऑफ 5s सिस्टम आर, 5s सिस्टम का सुविधा क्या होता है। ऑप्शन नंबर है इंक्रीज द क्लीनलीनेस, मतलब जो शुद्धता होता है, या आप बोल सकते हैं साफ सुथरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन का दर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेंटेन द प्रोडक्शन रेट को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो 5s का सबसे पहला बेनिफिट होता है
इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है। मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग को पहले सोचो कोई भी कंपनी में 200 प्रोडक्ट मिल रहा था, वैसे करके अगर हम लोग ईच एंड एवरीथिंग वेल मेंटेन करके रखते तब अभी 400 सोचो प्रोडक्ट कंपनी से एक एक दिन में बन रहा है। मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हो रहा है। तो जब भी कोई भी कंपनी में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, उसके लिए टाइम कम लगेगा, तो क्या होता है उसका अब जो कॉस्ट होता है कॉस्ट भी कम हो जाता है, रिडक्शन इन कॉस्ट होता है, जो उसका प्राइस होता है प्राइस भी कम होता है। और ऐसे अगर ईच एंड एवरीथिंग को अलग अलग करके गुड शॉप फ्लोर मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन का हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। द फर्स्ट एड बॉक्सेस शुड बी प्रॉपरली इक्विप्ड एंड केप्ट इन। फर्स्ट एड बॉक्स को प्रॉपरली इक्विप करके रखना चाहिए, मतलब उसका अंदर जो भी इक्विपमेंट रखना चाहिए, जो भी सीजर वगैरह, इसके बाद कॉटन वगैरह जो भी रखना चाहिए, तो वो सब चीज़ को हम लोग प्रॉपरली इक्विप करते हैं, मतलब सभी चीज़ को उसका अंदर रखते हैं, बॉक्स का अंदर रखते हैं। और वो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, बॉक्स को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, बॉक्स का अंदर जो भी मटेरियल होता है, इक्विपमेंट होता है, उसको तो हम लोग रख दिए है, लेकिन बॉक्स को कहाँ पे रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट प्लेस पर, ऑप्शन नंबर बी मैशिनिंग एरिया जहां पर हम लोग मैशिनिंग कर रहे हैं उधर, ऑप्शन नंबर सी इजी एक्सेस प्लेस जहां पे हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजीली हम लोग जहां से हम लोग उसको उधर कर सकते हैं, हम लोग इजीली हम लोग जहां से हम लोग उसको ले सकते हैं वैसा जगह में, ऑप्शन नंबर डी राइट पोजिशन, मतलब सटीक स्थान पर रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जहां पे इजी एक्सेस प्लेस होता है, मतलब जो सबको लेने में बहुत आसान होता है, जहां से हम लोग इजीली उसको कलेक्ट कर सकते हैं, जहां से हम लोग फास्ट एड बॉक्स को इजीली ले सकते हैं, तो उधर फास्ट एड बॉक्स को ऑलवेज रखना चाहिए। ठीक है, तो इजी एक्सेस प्लेस इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर देने वाला और आप लोग का बीच में बहुत ज्यादा डाउट होने वाला है। बोला है फोम वाटर ड्राई केमिकल आर यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो आप लोग जानते हैं 4 टाइप का फायर होता है, फायर ए, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अलग अलग क्लास ऑफ फायर के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। तो इसमें बोला है कौन सा क्लास ऑफ फायर के लिए हम लोग फोम एक्सटिंग्विशर के भी यूज करते हैं, वाटर एक्सटिंग्विशर के भी यूज करते हैं, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर के भी यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लास ए फायर के लिए। तो क्लास ए फायर के लिए क्या होता है, जो भी सॉलिड चीजें आग लगता है, जैसे पेपर, वुड, क्लॉथ, जो भी चीज़ होता है, अगर आप ये सब चीज़ से आग लग जाता है, सॉलिड चीज़ से अगर आग लगता है, तो आग को बुझाने के लिए हम लोग जनरली वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जानते हैं, नहीं तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ये नहीं जानते, तो उसके लिए हम लोग फोम एक्सटिंग्विशर भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फोम एक्सटिंग्विशर हम लोग जनरली कौन सा क्लास ऑफ फायर के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लास बी फायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फोम एक्सटिंग्विशर को हम लोग क्लास ए में यूज कर सकते हैं, ओके, और बी में भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब क्लास बी फायर होता है, बी फायर के लिए हम लोग वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज आप लोग को याद रखना चाहिए। ओके, और क्लास सी फायर के लिए हम लोग तो ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन द करंट इज एट वेरी लो लेवल। करंट बहुत कम स्तर पर होने पर बिजली के झटका का क्या असर होगा। तो सोचो करंट अगर बहुत ही कम लेवल में जा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है उसमें बहुत ही लो लेवल का करंट जा रहा है, कहीं पे सोचो 220 वोल्टेज करंट जा रहा है, कहीं पे जा रहा है सोचो 440 वोल्टेज करंट जा रहा है। तो क्या होता है इसमें, जहां पे लो लेवल करंट जाता है उसमें अगर कोई भी आदमी शॉक लग जाता है, उसी आदमी का अगर शॉक लगता है तो उसका क्या होता है लो लेवल करंट में, ऑप्शन नंबर है लूज हिज बैलेंस एंड फॉल, उसका बैलेंस खो जाता है और वो गिर जाता है। ऑप्शन नंबर बी माइनर बर्न्स एट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, जहां पे हम लोग कांटेक्ट करते हैं, मतलब सोचो कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच में हम लोग हाथ दिए हैं, तो उंगली डालने के बाद उंगली में हम लोगों को क्या होता है, जहां पे हम लोग कांटेक्ट हो रहा है उंगली में थोड़ा सा जल जाता है। ऑप्शन नंबर सी लूज हिज कॉन्शियस, मतलब उसका आप देख सकते हैं हिंदी में क्या बोला है, उसका होश
खो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मेजर बर्निंग ऑफ द स्किन, स्किन जल जाता है, बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी बहुत ही कम लेवल में करंट जहाँ पे फ्लो करता है उसमें अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता तो उसका वो बैलेंस खो जाता है और वो अभी मतलब तभी गिर जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। तो जब भी आप लोग देखेंगे बहुत ही लो लेवल करंट में अगर शॉक खाते हैं तो आप लोग का बैलेंस थोड़ा सा मतलब आप लोग फेल हो जाता है और आप लोग जो फ्लोर में आप लोग गिर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नया नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। ये सब क्वेश्चन आप लोग जनरली आप जो भी बुक में देखते हैं तो जनरली आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच टाइप ऑफ नट विल हैव ए नायलॉन और फाइबर रिंग इंसर्ट प्लेस्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द नट। क्वेश्चन में आपको पूछा है कौन सा नट में नट को लॉक करने के लिए नायलॉन और फाइबर रिंग को डाला जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में बोला है सेल्फ लॉकिंग नट, ऑप्शन नंबर बी वायर लॉक, ऑप्शन नंबर सी स्वान नट, ऑप्शन नंबर डी ग्रुप नट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ लॉकिंग नट मतलब एक खुद से खुद लॉक हो जाता है। तो सोचो ऐसे एक बोल्ट है, तो बोल्ट का ऊपर हम लोग एक सेल्फ लॉकिंग नट को लगाया है। तो सेल्फ लॉकिंग नट में क्या होता है, इसका इंटरनल एक ग्रुप रहता है, ग्रुप का अंदर हम लोग नायलॉन और फाइबर रिंग को डाल देते हैं। तो डालने का बाद क्या होता है, जब भी हम लोग उसको टाइट करते हैं तो उसमें क्या होता है, बोल्ट का जो थ्रेड होता है और नाट का जो इंटरनल थ्रेड होता है उसका बीच में अगर हम लोग नायलॉन और फाइबर रिंग डाल देते तो क्या होता है, जब भी हम लोग इसको टाइट करते तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो वो अच्छा से फास्टनिंग हो जाता है। इसीलिए हम लोग सेल्फ लॉकिंग नट का इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ लॉकिंग नट का दूसरा नाम होता है सिमोंड्स लॉक नट, SIMMONDS, सिमोंड्स लॉक नट इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जस्ट एक इंटरनल ग्रुप रहता है, ग्रुप में हम लोग नायलॉन और फाइबर रिंग को डाल देते हैं। ओके, तो नॉर्मली अगर आप लोग जानते हैं कोई भी अगर ऐसे बोल्ट है और उसके ऊपर कोई भी एक नाट है तो उन दोनों का बीच में अगर ज़्यादा गैप हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा अगर प्ले करेगा, जो थ्रेड होता है, थ्रेड अगर टाइट थ्रेड नहीं होता तब क्या होता है, तो उन दोनों का बीच में नाट और बोल्ट ज़्यादा प्ले करेगा। तो उसका बीच में अगर हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, अगर हम लोग कपड़ा डाल देते हैं या कोई भी फाइबर डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली अच्छा से पकड़ लेता है उसमें और प्ले नहीं होता, वो ज़्यादा लूज नहीं होता, तो क्योंकि उसका अंदर हम लोग एक इंसर्ट डाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल्फ लॉकिंग नट बोलते हैं। तो हम लोग सेल्फ लॉकिंग नट में नायलॉन और फाइबर का रिंग इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द एब्रेसिव यूज्ड फॉर होनिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल इज। नॉन फेरस मेटल का होनिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोरोन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी डायमंड, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। तो नॉन फेरस मेटल और कास्ट आयरन का होनिंग करते टाइम हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड को एज ए एब्रेसिव यूज करते हैं। ओके, ऐसे अगर आप लोग को पूछे जाता है टंगस्टेन और सिरामिक का अगर होनिंग करना है, टंगस्टेन और सिरामिक का होनिंग करने के लिए कौन सा एब्रेसिव यूज करते हैं, डायमंड एब्रेसिव हम लोग यूज करते हैं। ओके, ऐसे अगर आप लोग को पूछे जाता है स्टील का होनिंग करने के लिए हम लोग कौन सा एब्रेसिव यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो होनिंग क्या होता है, होनिंग होता है एक सुपर सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। तो इसका मदद से कोई भी बोर्ड है नॉन फेरस या फेरस मेटल का कोई भी बोर्ड है तो जो अंदर वाला सेक्शन है, अंदर वाला सेक्शन को हम लोग सुपर फिनिशिंग दे सकते हैं। तो होनिंग में अगर वो जिसको या जिस वर्कपीस को हम लोग को होनिंग करने जा रहे हैं वो अगर हार्डन स्टेट में है या अगर अनहार्डन स्टेट में है, अगर वो हार्डन नहीं होता तब भी हम लोग उसको होनिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच टाइप ऑफ नट प्रिवेंट्स द रोटेशन ऑफ द टॉप नट। किस प्रकार के नट उसका टॉप नट को घूर्णन होने से रोकता है, मतलब उसको रोटेशन होने से रोकता है। तो कौन सा नट होता है, ऑप्शन नंबर ए स्वान नट, ऑप्शन नंबर बी ग्रुप नट, ऑप्शन नंबर सी सेल्फ लॉकिंग नट, ऑप्शन नंबर डी लॉक नट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉक नट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं हेक्सागोनल नट हम लोग जनरली जो भी स्ट्रक्चरल वर्क होता है या मशीन टूल बिल्डिंग होता है उसमें हम लोग कॉमन पर्पस के लिए हेक्सागोनल नट का यूज करते हैं जिसमें 6 साइड रहता है। तो वैसे ही सेम टू सेम होता है, हेक्सागोनल नट का जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है इसका जो थिकनेस होता है
ये थिकनेस कम होता है हेक्सागोनल जो नॉर्मल नाट होता है उससे, ठीक है। तो हेक्सागोनल नाट से थिनर होता है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, सोचो कोई भी एक ऐसा बोल्ट है, तो बोल्ट को अगर हम लोग को लॉक करना है तो सबसे पहले एक पतला सा हम लोग लॉक नाट डाल देते हैं, हेक्सागोनल शेप का होता है, ओके, हेक्सागोनल शेप का होता है। तो ये नाट हम लोग लगाते हैं। इसका बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका ऊपर जो मेन हेक्सागोन नाट है उसको हम लोग लगाते हैं। तो क्या होता है, तो दोनों नाट को लगाने का कारण ये जो खोलने का जो चांसेस रहता है वो खोलता नहीं, क्योंकि सबसे पहले लॉक नाट रहता है, उसका बाद लॉक नाट को क्या टाइट कर देता है, जो ओरिजिनल नाट होता है वो टाइट कर देता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा आप बोल सकते हैं पतला सा नाट यूज होता है टॉप नाट को रोटेशन होने से रोकने के लिए, तो इसको कहते हैं लॉक नाट, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा नाट का थिकनेस हेक्सागोनल नाट से थोड़ा कम होता है, तो लॉक नाट इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, नेम द गेज यूज्ड फॉर चेकिंग वी थ्रेडिंग टूल। वी थ्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए प्रयुक्त गेज का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए सेंटर गेज, ऑप्शन नंबर बी पिच गेज, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल गेज, ऑप्शन नंबर डी टेम्पलेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं जो वी थ्रेडिंग टूल है तो उसको ग्राइंडिंग करते टाइम हम लोग को जांच करना पड़ता है वो सही से, अगर मेट्रिक में है तो 60 डिग्री में बन रहा है कि नहीं, अगर BSW में है तो वो 55 डिग्री में बन रहा है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, द रिकमेंडेड कटिंग एंगल ऑफ ए फ्लैट स्कैपर इज इन बिटवीन। तो फ्लैट स्कैपर, हाफ राउंड स्कैपर, बुलनोज स्कैपर, 3 स्क्वायर स्कैपर, हुक स्कैपर, सभी स्कैपर के बारे में रेगुलर क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करता हूं, तो आप लोग को ओवरऑल आइडिया है। तो बोला फ्लैट स्कैपर का कटिंग एंगल कितना होता है। ऑप्शन नंबर है 70 to 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 75 डिग्री टू 80, ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री टू 85 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 85 डिग्री टू 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 85 डिग्री टू 90 डिग्री होता है फ्लैट स्क्रैपर का कटिंग एंगल, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और नया नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ऐसे में आप लोग को क्लास का स्टार्टिंग में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द हाफ राउंड स्क्रैपर कटिंग एंगल इज इन बिटवीन। हाफ राउंड स्क्रैपर का कटिंग एंगल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 30 to 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री टू 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 40 डिग्री टू 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री टू 65 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाफ राउंड जो स्क्रैपर होता है वो कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, कोई भी अगर हाफ राउंड सरफेस होता है या स्मॉल बियरिंग जो होता है, बियरिंग में अगर हम लोग को स्क्रैपिंग करना है तब हम लोग हाफ राउंड स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कटिंग एंगल होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री टू 65 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर इज। बोला है वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर है 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 0.0001 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है। जब भी वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर बोलेगा तब भी और एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आप लोग को पूछता कि द लिस्ट काउंट ऑफ इंच माइक्रोमीटर इज, इंच माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.001 मिलीमीटर होता है, इंच होता है, सॉरी इंच होता है। अगर वैसे अगर आप लोग को पूछ लेता द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इंच माइक्रोमीटर, जब वर्नियर इंच पूछेगा तब क्या हो जाएगा 0.0001 इंच लिस्ट काउंट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्नियर माइक्रोमीटर हैव एडिशनली इक्वली स्पेस्ड ग्रेजुएशन, या बोल सकते हैं वर्नियर ग्रेजुएशन गिवन अबव द डाटूम लाइन। तो कितना इक्वली स्पेस लाइन होता है, ऑप्शन नंबर 8 इक्वली स्पेस लाइन, ऑप्शन नंबर बी 10 इक्वली स्पेस लाइन, ऑप्शन नंबर सी 12 इक्वली स्पेस लाइन, ऑप्शन नंबर डी 14 इक्वली स्पेस लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए एक्चुअली क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है। तो नॉर्मल जो मेट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसमें क्या होता है, मेट्रिक माइक्रोमीटर में ऐसे बैरल को आप लोग जानते हैं स्लीव कहते हैं, ठीक है। तो बैरल में क्या रहता है, मेट्रिक स्केल ग्रेजुएट हुआ रहता है। इसका बाद क्या होता है, थिम्बल में
टोटल ऐसे ग्रेजुएशन रहता है 50 ग्रेजुएशन रहता है, जो एक एक ग्रेजुएशन का वैल्यू होता है 0.01 मिलीमीटर। ओके, तो ये हो गया मेट्रिक माइक्रोमीटर का बात। लेकिन इधर क्या बोले, वर्नियर माइक्रोमीटर, या आप बोल सकते हैं वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर। वर्नियर जब भी ऐड हो गया तो उसमें और भी वर्नियर स्केल भी होता है। तो वर्नियर स्केल कहाँ पे ग्रेजुएट होता है, ये क्वेश्चन तो मैं आप लोग को पहले ही बताया था। वर्नियर स्केल ग्रेजुएट होता है बैरल में। तो बैरल में कहाँ होता है, जो आप देख सकते हैं, आपको बोला है अबव द डाटूम लाइन। जो डाटूम लाइन है आप देख सकते हैं, ये जो डाटूम लाइन है, डाटूम लाइन का ऊपर में होता है। इसमें टोटल कितना इक्वल स्पेस लाइन होता है, इसमें टोटल 10 इक्वल स्पेस लाइन होता है। ओके, इसीलिए तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जो नॉर्मल मेट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। जब भी वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर का बात कर रहे हैं तब और एक जीरो क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि उसमें और भी 10 वर्नियर स्केल रहता है। तो 0.01 मिलीमीटर को अगर 10 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता है, 0.001 मिलीमीटर तब लिस्ट काउंट हो जाता है वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर का। ओके, तो आप लोग को क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकता है, वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल कहाँ पर ग्रेजुएट होता है, बैरल में, या आप लोग उसको स्लिप में कह सकते हैं। उसमें टोटल 10 इक्वली स्पेस लाइन होता है और उसका एक एक लाइन का वैल्यू क्या होता है, उसका एक एक लाइन का वैल्यू होता है 0.001 मिलीमीटर होता है। जैसे कि थिम्बल का एक एक लाइन का वैल्यू होता है 0.01 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल जो होता है उसका एक एक लाइन का वैल्यू होता है 0.001 मिलीमीटर। समझ में आ गया? इतना डिटेल्स में आप लोग को कोई क्लियर नहीं करेगा तो आप लोग प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज्यादा हो सके दोस्त के साथ आप लोग इस चैनल को लिंक शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द मेजरमेंट इन ए डायल टेस्ट इंडिकेटर इज। डायल टेस्ट इंडिकेटर में माप कैसे होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इसमें आपको पूछा है डायल टेस्ट इंडिकेटर मतलब DTI का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। बोला है द मैग्नीफाइड स्मॉल वेरिएशन इन साइजेस थ्रू ए पॉइंटर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर वर्क सरफेस है या कोई भी जॉब का सरफेस है उसका सरफेस रफनेस को चेक करता है, या आप बोल सकते हो उसका सरफेस रफनेस को डिटरमाइन करते हैं या कंपेयर करते हैं। तो ज़्यादा अगर रफनेस होगा तो उसमें क्या होता है, जो प्लंजर होता है और स्टाइल्स होता है वो जब भी इस सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो जितना ऊंचा नीचा है वो कहाँ पे दिखाता है, जो सर्कुलर स्केल रहता है डायल का अंदर, तो सर्कुलर स्केल में पॉइंटर रहता है। तो पॉइंटर का मदद से हम लोग को पता चल जाता है साइज में कितना डिफरेंस है और सरफेस रेफरेंस में कितना डिफरेंस है, कितना ऊंचा नीचा है वो कंपेयर कर देता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, जो मूवमेंट होता है प्लंजर और स्टाइल्स का जो मूवमेंट होता है, लीनियर मूवमेंट होता है, वो कैसे कन्वर्ट होता है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है पॉइंटर का। ठीक है, तो पॉइंटर का रोटरी मोशन में जब भी कन्वर्ट हो जाएगा तो पॉइंटर मतलब ज़्यादा अगर सरफेस रफनेस होगा तो क्या हो जाएगा, जब भी रोटरी मोशन में होगा तो जब भी हम लोग प्लंजर और स्टाइल्स को मूव करते लीनियरली ऐसे मूव करेंगे तो अगर ज़्यादा ऊंचा नीचे हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो पॉइंटर का सर्कुलर मोशन होता है, मतलब पॉइंटर ऐसे एक बार घूम जाएगा, ज़्यादा अगर ऊंचा नीचा हो जाएगा फिर और एक बार घूमेगा, अगर कम होगा तो फिर बैक होके आ जाएगा। तो वैसे ही लीनियर मोशन इसमें सर्कुलर मोशन में या बोल सकते हैं रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टीन इज। टीन का गलनांक डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 232 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टीन का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, तो टीन का और क्या होता है, वो कहाँ से हम लोग उसको निष्कासित करते हैं, तो टीन का और होता है टीन स्टोन या कैसेटेराइट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द डेंसिटी ऑफ स्टील इज। स्टील का घनत्व कितना होता है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन भी सॉल्व करने देते हैं, कभी कभी आप लोग को वेट निकालने के लिए देता है, तब डेंसिटी स्टील का मेंशन नहीं किया रहता है, तो डेंसिटी आप लोग को याद करके रखना है। 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्टील का डेंसिटी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द फ्री कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन इज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म इज नोन एज। कास्ट आयरन में जो फ्री कार्बन कंटेंट रहते हैं तो उसको इंडिपेंडेंट फॉर्म में क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए फेराइट, ऑप्शन नंबर बी में ग्राफाइट, ऑप्शन नंबर सी पियरलाइट, ऑप्शन नंबर डी मार्टेनसाइट। तो कास्ट आयरन का अंदर जो फ्री कार्बन कंटेंट रहता है तो उसको अलग से क्या कहते हैं, उसको मुक्त रूप से क्या कहते हैं, इसको
ग्रेफाइट कंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ग्रेफाइट कंटेंट रहने का वजह से क्या होता है, सेल्फ लुब्रिकेंट होता है, इसके लिए कोई भी अलग से लुब्रिकेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कास्ट आयरन इज, कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 962 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 1260 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 1615 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऐसे अगर कार्बन परसेंटेज पूछता तो 2 to 4% हो जाता है। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री होता है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, अगर माइल्ड स्टील का पूछता तो माइल्ड स्टील का होता है 1500 से 1530 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, और लीड का पूछता तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड राइट आंसर हो जाता। ओके, बाकी मेल्टिंग पॉइंट तो मैं डेली क्लास में डिस्कशन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द फॉर्म टूल मेथड ऑफ टर्निंग टेपर इज सुइटेबल फॉर, टर्निंग टेपर की फॉर्म टूल विधि किसके लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए लेंदी जॉब विथ स्लो टेपर, लंबा जॉब में स्लो टेपर कटने के लिए, ऑप्शन नंबर बी एनी लेंथ ऑफ वर्क, जॉब की कोई भी लंबाई में टेपर कटने के लिए, ऑप्शन नंबर सी वेरी शॉर्ट एट एनी एंगल, शॉर्ट लेंथ में कोई भी एंगल में टेपर कटने के लिए, ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट एंड स्लो एंगल, छोटा और स्लो एंगल कटने के लिए। तो फॉर्म टूल मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते टेपर कटने के लिए जनरली मास प्रोडक्शन पर्पस में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं वेरी शॉर्ट एट एनी एंगल में टेपर कटने के लिए। ओके, तो टेपर टर्निंग मेथड अलग अलग होता है, जैसे फॉर्म टूल मेथड होता है, कंपाउंडेड मेथड होता है जिसका मतलब हम लोग स्टिप टेपर काटते हैं, इसका बाद टेपर टर्निंग अटैचमेंट होता है, इसका बाद टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड होता है। तो इसका मतलब हम लोग कैसे टेपर काटते हैं और इसका अलग अलग क्या होता है, कौन सा में एक्सटर्नल टेपर काट सकते हैं, इंटरनल टेपर काट सकते हैं, इसका बारे में मैं 7 नंबर क्लास में डिस्कशन कर दिया हूँ। आप लोग वीडियो देख लेना, ईच एंड एवरी वीडियो में मैं ये सब क्वेश्चन क्लियर कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच कैन बी चेक्ड विथ ए, प्रति इंच में थ्रेड की संख्या को चेक करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए टूल गेज, ऑप्शन नंबर बी मेट्रिक टूल, ऑप्शन नंबर सी रिंग गेज, ऑप्शन नंबर डी स्क्रू पीच गेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू पीच गेज। तो स्क्रू पीच गेज का मतलब हम लोग क्या करते हैं, 1 इंच में कितने नंबर ऑफ थ्रेड है उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, टीपीआई को हम लोग चेक करते हैं, थ्रेड पर इंच को चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ए टूल व्हिच इज यूज्ड टू एनलार्ज ए ड्रिल्ड होल इज कॉल्ड, मतलब ड्रिल्ड होल को बड़ा करने के लिए कौन सा टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोरिंग टूल, ऑप्शन नंबर बी फेसिंग टूल, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म टूल, ऑप्शन नंबर डी राइट हैंड टर्निंग टूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोरिंग टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एक वर्क पीस है, ओके, वर्क पीस का अंदर अगर हम लोग ड्रिल करके होल बनाया है तो होल का साइज को बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग मशीन रनिंग व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, मशीन चलने का दौरान किसी प्रकार की समस्या होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट शाउटिंग, चिल्लाना शुरू करें, ऑप्शन नंबर बी रन इलेक्ट्रिक पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल को चालू करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कॉल सीनियर, सीनियर को बुलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी प्रेस रेड बटन इन फ्रंट, सामने जो रेड बटन रहता है उसको दबा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मशीन चलते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले कुछ भी नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले हम लोगों का सामने जो रेड बटन रहता है उसको दबा देना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय, किसी उपकरण की पुनरावर्तनीयता की डिग्री को डैश द्वारा व्यक्त की जाती है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर सेम रीडिंग बार बार रिपीटेबिलिटी होता है, मतलब पुनरावर्तनीयता होता है, एक ही रीडिंग अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बार बार देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रिसिशन कहते हैं। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट का बीच में डाउट होता है कौन सा प्रिसिशन होता है और कौन सा एक्यूरेसी होता है। तो प्रिसिशन क्या होता है ये तो मैं आप लोग को बता दिया हूं, जिसमें बोलेगा डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक ही इंस्ट्रूमेंट अगर सेम इनपुट देने के बाद सेम रीडिंग बार बार देते हैं तो उसको कहते हैं प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या होता है? द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू,
ट्रू वैल्यू का क्लोजनेस जो वैल्यू होता है, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट बार बार देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, या एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है हम बोल सकते हैं, तो उसको एक्यूरेसी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसे आप लोग को पूछे जाएगा, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का क्लोजनेस जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्यूरेसी कहते हैं। इसका ऊपर एक स्पेशल क्लास मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप लोग को डायग्राम का थ्रू भी समझाऊंगा, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। इतना ही इजी तरीके से मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आप देख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड व्हिच कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज, सबसे छोटा परिमाप जिसे किसी भी मापक यंत्र का उपयोग करके सटीक रूप से मापा जा सकता है उसको क्या कहा जाता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके अगर सबसे छोटा जो उसी इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं, सबसे छोटा जो मेजरमेंट हम लोग ले सकते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको लिस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वर्नियर कैलिपर का होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग रीडिंग क्या ले सकते हैं, 0.02 मिलीमीटर ले सकते हैं। अगर स्टील रूल का बात करते हैं तो 0.5 मिलीमीटर हम लोग ले सकते हैं, उससे कम हम लोग मेजरमेंट नहीं ले सकते, वो होता है सबसे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड इन स्टील रूल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लिस्ट काउंट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ क्लोजली स्पेस्ड सेक्शन इज। तो इस क्वेश्चन में मेरा भी डाउट है, एक्चुअली समझने में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो जगह से मैं क्वेश्चन को कॉपी किया हूं उसमें इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल माइक्रोमीटर। कोई भी क्लोजली स्पेस्ड अगर सेक्शन है उसका थिकनेस को मेजर करने के लिए, मतलब एक्चुअली इसका इंटरनल कुछ डायमीटर का बात किया है, तो इंटरनल सेक्शन का डायमीटर को मेजर करने के लिए कौन सा माइक्रोमीटर का हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल माइक्रोमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन एक्चुअली मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरा भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट देखने को मिला और राइट आंसर भी ये सी होने वाला है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं आज का क्लास में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, द टू स्लिप गेजेस इन प्रिसीजन मेजरमेंट आर ज्वाइंट बाय। दो स्लिप गेज को प्रिसीजन मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, तो कैसे ज्वाइनिंग करते हैं, असेंबलिंग या स्लाइडिंग या एडहेशन या रिंगिंग। तो स्लिप गेज में बहुत ज़्यादा सरफेस फिनिश मतलब अच्छा होता है, इसलिए क्या होता है, ज़्यादा सरफेस मतलब फिनिश अगर अच्छा होता है तो उसमें अगर दो स्लिप गेज को लेके हम लोग एक स्लिप गेज के ऊपर एक स्लिप गेज का अगर रगड़ देते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा भी मतलब आगे पीछे कर देते तो क्या होता है, उसमें से कोई भी एयर नहीं फंस जाता है। तो एयर ट्रैप नहीं होने का कारण क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली एक स्लिप गेज दूसरा स्लिप गेज को मैग्नेट का जैसा अट्रैक्ट कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, वो चिपक जाता है, ठीक है, वो ज्वाइनिंग हो जाता है। तो उसके बाद एक एक करके बाकी स्लिप गेज को भी एक का ऊपर एक हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट इज सुटेबल फॉर ए लाइव इलेक्ट्रिकल वायर। निम्नलिखित में से कौन सा आग बुझाने वाला एजेंट एक है जो लाइव वैद्युतिक आग को बुझाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लाइव इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए हम लोग कौन सा एक्सटिंग्विश का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी फोम। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर देने वाला है, तो ज्यादातर स्टूडेंट सी को राइट आंसर देने वाला है, लेकिन एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसका हम लोग यूज करते हैं लाइव इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आप देख सकते हैं, इन ब्रेजिंग द फिलर रॉड मेल्टिंग पॉइंट इज। ब्रेज वेल्डिंग में या ब्रेजिंग में फिलर रॉड का गलनांक कितना होता है, एबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, एबव 550 डिग्री सेंटीग्रेड 550 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, एबव 600 डिग्री सेंटीग्रेड 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर डी एबव 650 डिग्री सेंटीग्रेड 650 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ब्रेज वेल्डिंग में हम लोग एक नॉन फेरस फिलर मेटल का इस्तेमाल करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट 450 डिग्री से ज्यादा होता है, लेकिन जो बेस मेटल को हम लोग वेल्डिंग करने जा रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है फिलर रॉड का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो कभी कभी ए भी दिया रहता है, ए अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एक्चुअली ऑप्शन में अगर रहेगा बिलो द बेस मेटल मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बेस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट का कम मेल्टिंग पॉइंट में फिलर रॉड पिघल जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आप देख सकते हैं,
व्हिच मेटल कैन बी ज्वाइंट बाय सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग मोर इजीली देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की तुलना में किस धातु को सोल्डरिंग और ब्रेजिंग द्वारा आसानी से जोड़ा जा सकता है? तो ब्रेजिंग और सोल्डरिंग का द्वारा एल्यूमिनियम से भी इजीली हम लोग कौन सा मेटल को जोड़ सकते हैं? तो चार ऑप्शन है, सिल्वर, कॉपर, क्रोमियम, जिंक। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। तो कॉपर को हम लोग ब्रेजिंग और सोल्डरिंग करके इजीली जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आप देख सकते हैं। व्हिच पाइप रेंज इज यूज्ड फॉर होल्डिंग लार्ज डायमीटर ऑफ ए पाइप। लार्ज डायमीटर पाइप को होल्ड करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए कौन सा पाइप रेंज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रैप रेंज, पाइप रेंज, एलन रेंज। ऑप्शन नंबर ए, चेन रेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन पाइप रेंज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 50 से अगर 150 मिलीमीटर डायमीटर वाला कोई भी पाइप है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग चेन रेंज का इस्तेमाल करते हैं। अगर 15 से 50 मिलीमीटर डायमीटर वाला पाइप को होल्ड करने के लिए बोलता तब स्टीलसन पाइप रेंज इज द राइट आंसर हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द बेल्ट स्लिप्स ड्यू टू, बेल्ट फिसल जाती है किसका कारण में? ऑप्शन नंबर ए, लेस टेंशन, टेंशन कम होने का कारण, मतलब तनाव कम होता है इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी, मिस अलाइनमेंट, अलाइनमेंट अगर ठीक ठाक नहीं होता इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी, पल्सेटिंग लोड, पल्सेटिंग लोड के लिए। ऑप्शन नंबर डी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए। तो एक्चुअली बेल्ट फिसल जाने का कारण, स्लिप होने का कारण होता है लेस टेंशन। जो ड्राइवर पुली होता है, जो ड्रिवन पुली होता है, उसमें अगर रैपिंग एंगल कम हो जाता है, 180 डिग्री से भी कम हो जाता है, तो उसमें टेंशन कम हो जाता है। रैपिंग एंगल अगर ज़्यादा होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो उसमें बेल्ट का टेंशन भी ज़्यादा होता है। तो बेल्ट टेंशन जब भी कम होता है तो बेल्ट स्लिप होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग आइडलर पुली या जॉकी पुली का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जॉकी पुली का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, जब भी इधर से एक्स्ट्रा जॉकी पुली हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं तो ये जो रैपिंग एंगल होता है तो अब इस टाइप का हो जाता है, मतलब रैपिंग एंगल बढ़ जाता है। रैपिंग एंगल जब भी बढ़ेगा टेंशन भी ज़्यादा हो जाएगा, और टेंशन अगर ज़्यादा रहेगा बेल्ट में स्लिप नहीं होगा, उसमें हाई पावर को या बोल सकते हाई टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। टैपर की आर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, टैपर की का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। दे हैव ए टैपर ऑफ, उसमें कितना टैपर रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:100 ऑन द थिकनेस। थिकनेस में एक, मतलब 100 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर का टैपर रहता है। तो 1:100 टैपर का 1:100 का यही मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द एरर इन स्क्वायरनेस कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाई यूजिंग ए, वर्गाकारता में त्रुटि को डैश का उपयोग करके सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर स्क्वायरनेस में एरर होता है तो उसको चेक करने के लिए, उसको चेक करके निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ट्राई स्क्वायर एंड फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई स्क्वायर की मदद से हम लोग क्या स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं, और इसमें कितना एरर है उसको चेक करने के लिए फिलर गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर एंड फिलर गेज इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। द स्पिरिट लेवल इज यूज फॉर चेकिंग द लेवल ऑफ मशीन व्हेन, मशीन का स्तर को जांच करने के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है जब। तो मशीन का लेवल को चेक करने के लिए स्पिरिट लेवल तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कब करते हैं लेवल को चेक? जब इरेक्टिंग द मशीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब मशीन को हम लोग खड़ा करते हैं तो खड़ा करने का बाद हम लोग उसका लेवल को चेक करते हैं, हाँ वो टोटली फ्लैट है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। स्पिरिट लेवल का बारे में पिछला क्लास में मैं आप लोग को अच्छा से क्लियर कर दूँ, इसके एक्यूरेसी के बारे में भी डिस्कशन कर दिया हूँ। ओके, तो जितना भी आज तक क्लास में प्रोवाइड किया हूँ, आप लोग अगर सभी क्वेश्चन का वीडियो आप देख पाए हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, अगर देख पाए तो आप लोग को बहुत सारा एडवांटेज मिलने वाला है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सोल्डरिंग आयरन इन द सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डरिंग आयरन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर है मेल्ट द मेटल, मेल्ट द सोल्डर, कूल द सोल्डर, कूल द मेटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोल्डर को पिघलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। टू टाइप का सोल्डरिंग आयरन होता है, एक होता है स्क्वायर पॉइंटेड सोल्डरिंग आयरन जिसको हम लोग टैकिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, और एक होता है हैचेट टाइप सोल्डरिंग आयरन। हैचेट टाइप सोल्डरिंग स्ट्रेट सोल्डरिंग ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ए मास्टर गेज इज, एक मास्टर गेज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यूज्ड बाय मास्टर, मास्टर द्वारा यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड गेज
फॉर चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ गेजेस यूज्ड ऑन द वर्कशॉप फ्लोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्कशॉप फ्लोर में जो गेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक्यूरेसी का चेक करने के लिए हम लोग मास्टर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक मास्टर गेज होता है, उसका चेक हम लोग करते हैं, उसका मतलब से हम लोग बाकी इंस्ट्रूमेंट का चेक करते हैं जो हम लोग वर्कशॉप में इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मास्टर गेज होता है एक प्रॉपर गेज जो बाकी इंस्ट्रूमेंट को जांच करने के लिए यूज होता है। ओके, नया नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, मैं आप लोग को पहले ही बोला था। तो आज का क्लास में आप देख सकते हैं सब अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन ए वी बेल्ट द एंगल बिटवीन द साइड इज। वी बेल्ट में दोनों साइड का बीच में कितना एंगल होता है? ऑप्शन नंबर है 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री। तो वी बेल्ट का एंगल होता है 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, नेम द फिक्स टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट दैट इज यूजुअली फोर्ज एंड फील्ड अप विथ लीड एंड सीमेंट। तो कौन सा एक फिक्स्ड फाउंडेशन बोल्ट होता है जिसको हम लोग फोर्जिंग करते हैं और उसका बाद हम लोग उसको लीड और सीमेंट देके फिलअप कर देते हैं। तो फाउंडेशन बोल्ट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? कोई भी मशीन को फाउंड करने के लिए, उसको फ्लोर का साथ टोटली फास्टनिंग करने के लिए हम लोग फाउंडेशन बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा फाउंडेशन बोल्ट का हम लोग फोर्जिंग करते हैं? तो रैक फाउंडेशन बोल्ट जो होता है इस टाइप का होता है फोर्जिंग करने के बाद, तो उसको हम लोग फोर्जिंग करते हैं और लीड और सीमेंट देके हम लोग उसको फिलअप कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रैक फाउंडेशन बोल्ट। ओके, तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन। आज आप लोगों के लिए 2 क्लासेस मैं प्रोवाइड कर दूँ और एक क्लास बाकी है, वो कल का दिन में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ और वीडियो का क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगे, अगर 50 में से 50 मार्क्स आप लोग को मिला है तो आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।